हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो मैं कंचन प्रभा आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का, आप सभी छात्रों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और तो पिछले वीडियो में मैं कारक चिन्हों को पढ़ा रही थी। इससे पहले जो हमारा एक वीडियो आया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उसमें हमने 4 टॉपिक पूरे करवा दिए थे। उसके बाद कमेंट आ रहे थे कि साहित्य का पाठ करवाइए, साहित्य के क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो मैं साहित्य के कुछ बीच में हमने क्वेश्चन आंसर रख दिए थे। तो साहित्य सीरीज जो आजकल मैं करवा रही हूँ, तो बीच में मैंने वो स्टार्ट कर दी थी। तो इसका मैं बचा हुआ पार्ट है, तो मैं सोच रही थी आज करवा दूँ। तो उसका जो कारक का बचा हुआ पार्ट, दूसरा नेक्स्ट पार्ट है आधा, वो आज मैं करवा रही हूँ। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी अगर हमारे वीडियो में कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके एक बार हमको कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारी ताकत होती है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो 3 पॉइंट हमने करवा दिए थे, नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है को और से के लिए, यानी कि जो कारक चिन्ह संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए है और को है। 2 चिन्ह होते हैं। के लिए तो हम कहीं भी देख लेते हैं, कहीं भी मिल जाता है। इसके बाद को बहुत कम मिलता है। को एक आप ऑब्जेक्टिव रूप में, एक ट्रिक के रूप में आप अपने पास रखिए। ये एक ट्रिक है संप्रदान कारक को पहचानने की। जहाँ पर के लिए लिखा होता है वहाँ तो हम बाकी को पहचान सकते हैं, और जहाँ नहीं लिखा होता है तो हम उसको मतलब को के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। संप्रदान कारक की परिभाषा कहती है कर्ता जिनके लिए, जिसके लिए या जिस उद्देश्य से कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। आप सभी लोग परिभाषा को थोड़े से ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो पेन और नोटबुक लेके बैठा करें। और साथ में इसको, अपनी परिभाषा को अपने शब्दों में लिख लेंगे तो एक बार पक्का कंफर्म हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, फिर आप भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो एक बार नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठा करें। तो परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि जिस उद्देश्य से वाक्य में जो उद्देश्य हो रहा है, काम हो रहा है, उसका उद्देश्य हम पहचान के हम समझ सकते हैं कि इसमें संप्रदान कारक है और उसका चिन्ह है के लिए और को। इसका पॉइंट है, आप लोग सभी पॉइंट भी लिख लें। पॉइंट है इसमें वाक्य में क्रिया को करने का जो उद्देश्य होता है वही हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका जो मेन पॉइंट है ये आप लोग सभी नोट कर लें। तो वही हमारा संप्रदान कारक है। दूसरा पॉइंट भी है इसमें। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कि किसके लिए या किसको। जब हम प्रश्न करेंगे और जो उत्तर में हमें मिलेगा उत्तर उसका मिलता है क्रिया के द्वारा, जो हम प्रश्न करते हैं उसको जो उत्तर में मिलता है वही हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार। संप्रदान कारक का उदाहरण क्या कहता है, जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो इस जो ये वाक्य है, ये सेंटेंस है, इसमें लिखा है जीवन में सफल होने के लिए, यानी कि शिक्षा जो हम ले रहे हैं वो किसी उद्देश्य से ले रहे हैं, और वो इस उद्देश्य से ले रहे हैं कि शिक्षा जो हम क्रिया कर रहे हैं, शिक्षा को लेने की, उस क्रिया का जो उद्देश्य है वो है हमारे जीवन में सफल होना। तो हम उद्देश्य के माध्यम से उद्देश्य को पहचान कर हम संप्रदान कारक को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा जो उदाहरण है वो है सीता ने बांटने को किताबें खरीदी। इसमें के लिए का नहीं, इसमें चिन्ह लगा हुआ है। इसमें आपके लिए का नहीं चिन्ह लगा है। अगर अपने पहचानना है तो को हटा के हम के लिए का चिन्ह लगाकर हम संप्रदान को क्लियर कर सकते हैं। तो
सीता ने बांटने के लिए भी हमारा, अगर हम ऐसा करते हैं कि बांटने के लिए किताबें खरीदी, तो भी हमारा जो संबंध है, जो उद्देश्य है, वो साफ क्लियर हो रहा है। और को बांटने को किताबें खरीदी, तो भी हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है इस वाक्य में। तो इस प्रकार से हम जो को लगा के या फिर के लिए के उद्देश्य को क्लियर करके हम संप्रदान कारक को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो कारक है वो है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक पॉइंट हमारा 5th हो जाता है, अपादान कारक। तो अपादान कारक का चिन्ह है से के द्वारा। से, जो इसका अपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से द्वारा, से के द्वारा या से। इसके बाद परिभाषा है इसकी। परिभाषा कहती है कि अलग होने के वियोग में या पास होने पर या फिर तुलना करने पर किसी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन या फिर तुलना करते हैं जब हम किसी वाक्य में, तो वो हमारा अपादान कारक की श्रेणी में आ जाता है, वो हमारा अपादान कारक होता है। पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा को हमेशा वाक्य को पहचानने के लिए हमेशा, यानी कि ग्रामर को अगर सॉलिड बनाना है तो हमें हमेशा हर एक चीज़ की परिभाषा पर विशेष ध्यान रखना है और परिभाषा हमेशा याद करके रखना है। अगर हमको परिभाषा याद होगी तो हम किसी भी उसको सेंटेंस को, किसी भी पार्ट को, किसी भी मतलब टॉपिक को हम क्लियर कर पाएंगे। और परिभाषा नहीं होगी तो तुक्का एकदम सटीक नहीं जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, तो किससे कुछ नहीं होता है। जब तक हम काम में स्थिरता नहीं लाएंगे, काम हम सही तरीके से नहीं करेंगे, तो काम सही नहीं होगा। इसके बाद जो उदाहरण है वो है अंडे से, पेड़ से अंडा लिखा हुआ है, इसलिए हमने अंडा बोल दिया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहले से कुछ कटा हुआ था, उसी को हमने बना दिया है। तो इसमें लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे। अलग होने के योग में हमने बताया था, अलग होने के योग में, तुलना करने के योग में, पास आने के योग में या फिर दूर जाने के योग में, इन तीनों में क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगर ऐसी चीज़ कहीं भी दिखती है, कोई किसी वाक्य में तुलना दिख रही है या फिर दूर जाना दिख रहा है या फिर पास आना दिख रहा है, तो उस वाक्य में अपादान कारक ही होता है। तो इसमें पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसमें अपादान कारक है। इसका दूसरा जो है उदाहरण वो है सीमा अपनी बहन से सुंदर है। तो इसमें सीमा और अपनी बहन, उसकी बहन में, दोनों में तुलना की जा रही है, तो इसीलिए इसमें अपादान कारक है। इसके बाद जो तीसरा है, हमने एक एक उदाहरण दिया है, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप लोगों को सभी को समझ आ जाए। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरा है हमारा उदाहरण है मोहन घर से बाज़ार जाता है। तो इसमें क्या है, घर से जा रहा है तो दूर होने का योग आ रहा है, और बाज़ार में जा रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। ऐसे मतलब इस तरीक़ा से हमने जो परिभाषाओं को रखा है, अपने तरीक़ा से खुद बनाई है परिभाषा है। बहुत दिन हो गए, नोट्स ज़्यादा क्लियर नहीं, आप इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत पहले ही हमने अपने तरीके से बना लिए थे, वीडियो के उद्देश्य से नहीं बनाए थे, तो इसीलिए छोटा लिखा हुआ है। अगर जहाँ कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद जो दूसरा है हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट, वो है संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है का, की, के, नानी, रे, रारी, रे। ये हमारे संबंध कारक के चिन्ह हैं। परिभाषा इसकी कहती है, जब वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। परिभाषा को मैं बार बार आप सभी से
एक ही बात कह रही हूँ, एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ परिभाषाओं को जो है ना हमेशा याद रखें, परिभाषाओं को ज़रूर नोट करें। अगर परिभाषा आप नोट कर लेंगे तो आप कभी भी कारक में गलती नहीं करेंगे। आपके कारक संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो कभी गलत नहीं होंगे। तो आप परिभाषा पर विशेष ध्यान दें, इसीलिए मैं बार बार परिभाषा पर जोर दे रही हूँ। इसके बाद जो हमारा उदाहरण है वह अर्जुन की माँ है। इसमें जो संबंध दिखाया जा रहा है वो अर्जुन और उसकी माँ से दिखाया जा रहा है कि वह किसी की ओर संकेत करके बोला जा रहा है कि वह अर्जुन की माँ है। तो माँ का और अर्जुन का एक संबंध व्यक्त हो रहा है वाक्य में, इसीलिए ये संबंध कारक है। दूसरा है धीरज का भाई प्रथम आया है। तो किसका भाई प्रथम आया है ये हम देखते हैं। किसका भाई प्रथम आया है? तो धीरज का भाई प्रथम आया है। तो जो भाई है वो हमारा संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि धीरज और भाई के बीच में एक संबंध व्यक्त हो रहा है। तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है कारक चिन्ह वो है अधिकरण। अधिकरण कारक है। वाक्य में क्रिया जो अधिकरण है इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं हम सभी लोग। वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय समय स्थान जिस वाक्य में व्यक्त होता है वहीं पर हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ये थोड़ा सा अटपटा सा है देखने में, तो आप लोग इसकी टेंशन ना करें, कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझाने की। तो अधिकरण कारक जो है उसका जो चिन्ह है वो है मैं पर पे। ये इसके चिन्ह है मैं पर पे, ये इसके चिन्ह हैं। इसके माध्यम से हम अधिकरण कारक को पहचान सकते हैं। वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय समय स्थान जिस वाक्य में क्रिया का जो आधार होता है, जो संबंध वो आधार है वो समय है स्थान है, तो उसके माध्यम से हम अधिकरण कारक को पहचान सकते हैं। जैसे शेर जंगल में रहता है, तो इसमें जंगल क्या है, स्थान को व्यक्त किया जा रहा है। इसमें जंगल एक स्थान है, एक जगह है, इसमें उसको व्यक्त किया जा रहा है सेंटेंस में कि शेर जंगल में रहता है। तो इसमें हम जो जंगल है वो एक अधिकरण कारक के रूप में है, अधिकरण है। तो इसके बाद दूसरा है राम 10 मिनट में आ जाएगा, या 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, 10 मिनट में हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो वाक्य होते हैं जिसमें समय और स्थान को व्यक्त किया जाता है, तो उसमें अधिकरण कारक होता है। और इसका जो चिन्ह है मैं पर पे है। जैसे धीरज छत पर खड़ा है, तो इसमें वो अधिकरण कारक व्यक्त हो रहा है कि छत पर खड़ा है और इसका चिन्ह भी पर लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जहां आप लोगों को और कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ कि एक बार कमेंट हमको ज़रूर करें और हम अपने डाउट को क्लियर करें। किसी भी वक्त आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दूसरा है संबोधन कारक। लास्ट जो हमारा टॉपिक है 8th, हमारे 8 कारक हैं। जब हमने स्टार्ट किए थे तो उसको हमने टॉपिक को डिटेल में समझाया था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका वो आप लोग देखेंगे, जब सुनेंगे इसका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कारक और कारक चिन्हों का जो परिभाषा है वो भी हमने बताई थी और इसके भेद भी बताए थे। तो संबोधन है लास्ट का। इसका जो चिन्ह है हे, वो और अरे। जिस पद में परिभाषा कहती है संबोधन कारक की, परिभाषा कहती है जिस पद में किसी के बुलाने या संबोधन
ये हमारा पेज थोड़ा सा अटक जाता है कभी कभार। संबोधन करने पर संबोधन को व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर हमारा संबोधन कारक होता है। इसमें जो इसकी जो पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट हैं। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह हम लोग सभी जानते हैं, ऐसे करके होता है। हाँ, पॉइंट लग रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा था, मैं बार बार इसलिए ठोक रही थी इसको। तो जो विस्मय व्याधक जो बोधक चिन्ह होता है वो लगा होता है जब संबोधन कारक का जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले तो ये लगा होता है, चिन्ह से ही हम पहचान लेते हैं। दूसरा हे वो अरे अगर जिस वाक्य में आते हैं तो उस चिन्हों से भी पहचान सकते हैं। तीसरा और है इसका जो पॉइंट है वो है और इसका कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह होता है वो कारक से पहले लगा होता है। तो इस प्रकार से हम अपने कारक चिन्हों को पहचान सकते हैं। इसके अगर चाहो तो उदाहरण भी हम कर सकते हैं, जैसे आश्चर्यचकित जो विस्मय व्याधक जो बोधक चिन्ह होते हैं वो आश्चर्य में, दुख में और प्रशंसा में 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। तो ऐसे कोई से या हे भगवान, हे राम ऐसे करके जब संबोधित करते हैं किसी को तब भी विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। और विस्मयपूर्ण जब होता है, आश्चर्यचकित आश्चर्य होता है किसी चीज़ पर तब भी हम लगाते हैं। तो उदाहरण आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे भी नहीं है तो भी मैं करवा देती हूँ। उदाहरण है हाय, हाय यहाँ चिन्ह लगा देंगे हम। हाय वह लड़का बहुत अच्छा था। ऐसे करके ये आश्चर्यचकित जो क्वेश्चन होते हैं। और या फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पेज चेंज कर लेंगे। इस प्रकार से जो इसके उदाहरण हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं। इसके साथ ही एक और है 8 कारक और 8 ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम कारक को पहचान सकते हैं। ये आपको चुटकियों में एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के हम जो इसकी जो कारक पहचानने की ट्रिक है वो इसमें लिखी हुई है। 8 कारक 8 ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार अपने कारक को पहचान सकते हैं वो भी देख लो एक बार। कर्ता काम करने वाला, यदि काम करने वाला जो वाक्य में कोई भी होता है, राम सीता भाई बहन, तो जो वाक्य में काम करने वाला होता है, प्रमुख होता है, वही क्या होता है, कर्ता होता है, वही कर्ता माना जाता है। कर्म क्रिया का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है, जिस वाक्य पर पड़ता है, वही क्या होता है, हमारा कर्म माना जाता है। इसके बाद करण होता है कि किसी क्रिया का वाक्य में काम करने या क्रिया का साधन या क्रिया का माध्यम, क्रिया जिस माध्यम से, जिस साधन के से काम को करती है। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा, तो इस वाक्य में जो साधन है वो धनुष है। तो इस प्रकार वो करण हो जाएगा, माध्यम या फिर साधन। क्रिया जिस कारण से, जिस माध्यम से होती है, जिस साधन से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा है संप्रदान। संप्रदान में होता है
क्रिया का उद्देश्य, क्रिया किस उद्देश्य से कार्य को करती है, कार्य पूर्ण कर रही है, किस उद्देश्य से काम को किया जा रहा है, वही हमारा संप्रदान कारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा अपादान कारक। अपादान में तुलना या पास करना होना पाया जाता है जिस वाक्य में, उस वाक्य में क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसके साथ ही संबंध का जो चिन्ह है काकी के, नानी रे, हरी रे, और जिनसे संबंध वाक्य में प्रकट किया जाता है वह है हमारे एक संबंध कारक माना जाता है। इसके बाद अधिकरण। अधिकरण में हमने बताया था डिटेल में कि समय, स्थान और आश्रय, ये 3 चीज़ें होती हैं, समय, स्थान और आश्रय। जिस वाक्य में समय, स्थान और आश्रय की चर्चा की जाती है या वाक्य में जिस समय को दर्शाया जाता है, स्थान को दर्शाया जाता है, आश्रय को दर्शाया जाता है, वहाँ पर उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। और संबोधन हम सभी जानते हैं, संबोधन में विस्मय बोधक का जो चिन्ह होता है वो लगाया जाता है, और इसके जो चिन्ह हैं वे, वो और अरे। इस प्रकार से हम जो है कि इसको पहचान सकते हैं कारकों को, 8 कारक और 8 ट्रिक, इस प्रकार से। तो आज इतना ही प्यारे साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।